विवेक द वे ऑफ सक्सेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सकलानी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड का इतिहास किस तरह पढ़ा जाए। उत्तराखंड इतिहास पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका है कि आपका उत्तराखंड पढ़ने से पहले आपकी भारतीय इतिहास काफ़ी अच्छा होना चाहिए। भारतीय इतिहास अच्छा होने से मतलब है कि भारतीय इतिहास का जो सीक्वेंस है आपको पता होना चाहिए और थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज कि क्या क्या चीज़ें उस समय रही। खासकर जो हमारा पाषाण काल शुरू होता है और पाषाण काल के बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है और उसके बाद जो हमारा वैदिक और उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, उसके हिसाब से थोड़ा सा सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आपको क्या कोई भी समस्या, किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। मैं आपको उसी आधार पे कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, हो सकता है आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो उत्तराखंड का इतिहास पढ़ने के लिए जिस प्रकार से हम सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना। तो प्रागैतिहासिक काल का बेसिकली 3 चरण होते हैं। एक होता है पाषाण काल, जिसको हम आगे से पूरा लगा देते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये तो आपको पता ही है, जिनको नहीं पता वो लोग भी आराम से जान लेंगे। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसको हम जब पूरा लगा देते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पेलियोलिथिक एज कहते हैं। पेलियोलिथिक एज, तो ये क्या है, ये पेलियोलिथिक हो जाएगा, ये मिडिल पेलियोलिथिक एज हो जाएगा और ये हमारा क्या है, नियो पेलियोलिथिक एज हो जाता है। पूरा पाषाण काल के 3 भाग होते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आपको दिखाई दे रहा है ना, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न को हम लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं, पाषाण काल को हम स्टोन एज भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पैलियोलिथिक का यूज कर लिया तो पैलियोलिथिक में हम स्टोन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा हमारा क्या, मिड पैलियोलिथिक एज आएगा और लास्ट हमारा आएगा वो अपर पैलियोलिथिक एज आएगा। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इन तीनों के हिसाब से हम क्या अपना उत्तराखंड शुरू करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पढ़ने के लिए आपको ये तीनों चीजें पहले से पता होनी चाहिए अच्छे से कि इन तीनों काल को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ने का अपना तरीका है, आप किसी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आप सीधा याद करना सीधा याद कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो आपको इतना ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इन तीनों काल, क्योंकि यहीं से शुरू होता है। दूसरा एनसीईआरटी और जो इतिहास की अच्छी किताबें हैं उनमें यह मेंशन है कि ये जो टाइम पीरियड है, मतलब ये हमारा प्रागैतिहासिक का टाइम पीरियड है, इसको 1 लाख वर्ष से 3500 वर्ष, ये दोनों टाइम पीरियड जो है बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह जन्म से पहले इसको निश्चित किया गया है कि लगभग इतना टाइम पीरियड लगा स्टोन एज को खत्म होने में। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल खत्म होगा, उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है। इसके बीच में हमारा क्या है, ताम्रकाल, यानी कि हमारा कॉपर एज भी आएगा, लेकिन वो क्या कुछ टाइम तक रहेगा, उसका खत्म हो जाएगा और सीधा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होगा। यानी हम सभ्यता, ये जो टाइम पीरियड आता है ये असभ्यता कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि असभ्य होने का मतलब हम जैसे वर्तमान में इस कलयुग में जैसे लोग असभ्य हैं ऐसा नहीं, वो लोग असभ्य इसलिए थे कि वो हमारे जैसे हम लोग एक मैनर में रहते हैं वैसे नहीं रहते थे लोग, बाकी सब चीज़ों में वो सभ्य थे, लेकिन उन्हें असभ्य कहा जाता है। जब हम सभ्यता में आए, जिसे हम सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको मानव के अनुसार उसको सभ्यता कहा जाता है। बाकी सभ्यता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो सबसे अलग अलग है। तो खैर, तो हमें यहाँ पर देखना है कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इनके अवशेष हमें कहाँ से मिले। जैसे हमें पता है कि लास्ट टाइम आपके पास समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया था कि चॉपर, चॉपिंग, पेपुल संस्कृति का संबंध किससे है, तो आंसर आता है निम्न पूरा पाषाण काल। अगर आप श्रीवास्तव किताब पढ़ोगे तो उनमें आपको इस तरह के आंसर मिलेंगे। चॉपर क्या होता है, पेपुल क्या होता है, चॉपिंग क्या होता है, ये आपको ये डिटेल विषय हैं, इनको आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह के उपकरण क्या हमें उत्तराखंड से मिले हैं। तो
उन उपकरणों को आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो। तो नॉर्मली जो निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण में सबसे ज्यादा मिले हैं, इन्हीं उपकरणों को आधार बना के हमारे उत्तराखंड के इतिहासकारों ने इन तीनों कालों में क्या है उनको मेंशन कर दिया है। तो इसमें जो सबसे पहले मिला है वो हमें श्रीनगर से मिला है। श्रीनगर आपको पता है, श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पर है, रिवर अलकनंदा। जैसे आपने पढ़ा था ना हड़प्पा, रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो, इस तरह जो हम पढ़ते हैं उसमें वो सब चीजें यहाँ भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो श्रीनगर अलकनंदा नदी किनारे है। ऐसे हमारा दूसरी जो जगह आएगी इसमें नैनीताल भी आएगा, नैनीताल, अल्मोड़ा, कालसी। कालसी जो पड़ेगा वो हमारा क्या है, रिवर यमुना आता है बेसिक उसमें, लेकिन इसे टॉन्स भी कहा जाता है। टॉन्स को सहायक नदी के रूप में उसे काउंट किया जाता है। तो इसमें अल्मोड़ा के साथ कालसी, श्रीनगर, टॉन्स भी आएगा इसमें। और इन जगहों की खोज जो की थी वो केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने की थी। ये उत्तराखंड के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, इन लोगों ने इसकी खोज की थी। हो सकता है थोड़ा सा पूरा लिखा हुआ ना आ रहा हो, लेकिन आप लोग उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो यशोधर मठपाल और केपी नौटियाल ने खोज की थी। ऐसे हमारी क्या है मध्य पूर्व पाषाण काल के अवशेष हमें श्रीनगर से मिले हैं। ये जो हम अवशेष बता रहे हैं कि यहाँ से हमें ये संस्कृति के पाषाण खंड या पाषाण उपकरण मिले हैं, ये मैंने आपको बताया इंडियन हिस्ट्री में जो लिखे हैं वही क्या है सेम रहेंगे इसमें, बस जो हमें अधिक मात्रा में मिले वो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमें क्या है श्रीनगर से मिले हैं। उच्च पूर्व पाषाण के ऐसे कोई विशेष अवशेष हमें नहीं मिले हैं। बाकी बचता हमारा मध्य पाषाण काल, इसके हमें कोई सूचना नहीं मिलती है। और नव पाषाण काल के ऐसे कोई उपकरण नहीं मिले। जैसे हमें पता कि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था, समाज में लोग नए नए आविष्कार कर रहे थे, हम कृषि की तरफ अग्रसर हो रहे थे, पशु हत्या या पशु पालन से हम किस में आए थे, पशुपालन और कृषि दोनों हमने नव पाषाण काल में बहुत हाई लेवल पे करना शुरू कर दिया था। तो वही चीज उसके ऐसे कुछ खास जो हमारे प्रमाण हैं उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं। बाकी हमें सभी चीजें इसमें मिल जाती हैं लगभग, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में सब कुछ मिलना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, हम लोग हिमालय के निवासी हैं और हिमालय पर्वत में हमेशा प्रक्रियाएं अंदर ही अंदर प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो आज भी हैं। वही प्रक्रियाएं क्या करती हैं, उस कारण हमें यहाँ पर इतने ज़्यादा अवशेष नहीं मिलते हैं। वो अलग बात है कि हिमालय में क्या औषधि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है या औषधि चट्टानें हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। आगरी चट्टानें बहुत अंदर मात्रा में हिमालय में पाई जाती हैं। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ से हमें इन सब की इस तरह की चीज़ें मिली हैं उत्तराखंड में। निम्न पूर्व पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, इन तीनों काल के अवशेष हमें इन जगहों से मिले हैं। बाकी बचता है इसमें इसके जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें जो हम ताम्रकाल पढ़ेंगे, ताम्रकाल के उत्तराखंड में काफ़ी अवशेष मिले हैं, जो ताम्रकाल यहाँ पर रहेगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी अवशेष मिलेंगे, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम इसमें एक चीज़ नई चीज़ में हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत देखेंगे। जनरली स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुरातात्विक और दूसरा होता है हमारा साहित्यिक स्रोत। उत्तराखंड में साहित्य बहुत लिखा गया है, लेकिन उत्तराखंड के साहित्यिक स्रोत में नॉर्मली हमारा महाभारत और रामायण को काफी काउंट किया जाता है। लेकिन अभी हम पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास उत्तराखंड में इस प्रागैतिहासिक काल का जो मिला है वो हमारे क्या है, उडियार है। उडियार को हम गुफा भी कहते हैं और उडियार को हम वीवर भी कहते हैं। वीवर गुफा का पर्यायवाची हो जाएगा। ये आपके हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन ग्रुप सी में, वहां ही काफी काम आ सकता है। कहीं पूछ लिया वीवर क्या होता है, ये किसका पर्यायवाची होता है, या वो समानार्थी शब्द पूछता है तो वीवर में आपको गुफा आप बता सकते हो। तो गुफा में हमारा सबसे ज्यादा आता है लाखों उडियार के बारे में आता है। सभी लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन कुछ बेसिक चीजें थोड़ा और एडिशनल करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लाखों उडियार है ये सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है, सुयाल नदी। अब सुयाल नदी कैसे, सुयाल नदी के पूर्वी तट पर। आपको कई बार पूछा गया है गंगा के बाएं तट पर स्थित शहरों के नाम और गंगा के दाएं तट पर स्थित शहरों के नाम, ऐसी चीजें पूछता है। तो मैं भी उत्तराखंड में वैसे धीरे धीरे प्रयास किए जाएं, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा इसके बारे में, ये अल्मोड़ा में है। और जो पुरातत्व स्रोत पढ़ रहे हैं बेसिक उत्तराखंड में दो जगह से मिले हैं, अल्मोड़ा से और चमोली से। यानी अगर इसमें देखें, अल्मोड़ा को हम कुमाऊं कह सकते हैं और चमोली को हम गढ़वाल के रूप में मेंशन कर सकते हैं कि ये कुमाऊं से है और ये
गढ़वाल से। उसी हिसाब से अगर हम अल्मोड़ा यानी कुमाऊं की लिख रहे हैं, कुमाऊं में हमारा पहला आएगा लाखो उडियार, जहां से हमें क्या सयाज नदी के तट पर, पूरी तट पर मिला है, अल्मोड़ा से मिला है। दूसरा इसका जो विषय था, ठीक है ना, आपको कई बार पूछते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो विशाल स्नानागार है उसका आकार कितना है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। उसी हिसाब से थोड़ा इसकी डिटेलिंग है हल्की सी कि इसके डिटेलिंग में क्या बताया गया। तो विषय क्या है इसका, सामूहिक नृत्य, सामूहिक नृत्य। अब सामूहिक नृत्य में क्या है, ग्रुप डांस से बोलते हैं। इसमें लगभग 34 और एक जगह 28, 34 एक जगह 28 हमें क्या मिली है, आकृतियां मिली है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और मिली है कि 6 मनुष्य हैं जो एक जानवर का पीछा कर रहे हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा कि कहां से हमें क्या, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान पाए गए थे, या फिर बिल्ली के पंजों के निशान पाए गए थे। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, 6 मनुष्य किसी जानवर का पीछा करते हुए दिखाए गए हैं कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। दूसरा लाखो उडियार जो है वो नागफनी के आकार का है, नागफनी के आकार का। इसकी आकृति जैसे हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, पंचभुज है, ऐसे यहाँ पर लाखो उडियार क्या है, नागफनी के आकार का। मतलब वो जो उडियार मतलब गुफा होता है। नॉर्मली गुफा कैसे होती थी, जो हमारे पहाड़ होते थे, पहाड़ में हल्का सा छेद रहेगा तो लोगों ने उसी को शेल्टर, जैसे रॉक शेल्टर जिन्हें कहते हैं, उडियार वही होते हैं। रॉक मतलब होता है चट्टान, शेल्टर मतलब चट्टान के अंदर रहने का स्थान, तो उसको हम उडियार कहते हैं, गुफा कहते हैं, विवर कहते हैं, या फिर रॉक शेल्टर कहते हैं। लाखो उडियार भी क्या एक प्रकार का रॉक शेल्टर है। और कैसा है, पेंटेड रॉक शेल्टर है, पेंटेड रॉक शेल्टर है। इसका मतलब इसमें इस उडियार के अंदर जो लोग रहते थे उन लोगों ने अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए वहां पेंटिंग करी। क्यों, दिन भर खा लिया, अब क्या करेंगे, उसके बाद करने के लिए वहां क्या बचता है, वो लेटे लेटे उस उडियार के अंदर पेंटिंग करते हैं। जैसे हम रेलवे की कोचों में, जैसे रेलवे कोच में बैठ के हम यात्रा करते हैं, तो जब सबसे ऊपर की बर्थ होती है वो एकदम सर को टच करती है, तो क्या करेगा आदमी, नींद नहीं आएगी तो उसको छेड़ता रहेगा। तो बिल्कुल उन्होंने ऐसे क्या रॉक में क्या किया, पेंटिंग बनानी शुरू करी, जो उन्हें फील हुआ उसके हिसाब से। इसमें यह भी आता है कि लाखो उडियार में जो हमें पेंटिंग मिली है उसमें मनुष्य को उन्होंने त्रिशूल के आकार का दिखा रखा है। इस तरह से ये मनुष्य के हाथ होगा, इस तरह त्रिशूल के आकार दिखा रखा। अब उसे समझ में नहीं आया ना नाक कैसे बनाया गया, क्योंकि निफ्ट की स्थापना तो हुई नहीं उस समय, क्यों क्या है बढ़िया सी पेंटिंग करेगा, उसमें क्या है इस तरह से एरो से दिखाया उसमें। दूसरा जो पेंटेड रॉक शेल्टर है उसमें क्या है, सफेद, गेरू, गुलाबी, लाल, या लाल जो काला लिखेंगे, काले रंग का प्रयोग किया है। लाल नहीं आएगा इसमें क्योंकि लाल इतिहासकारों ने मेंशन नहीं किया है। सफेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग का इन्होंने प्रयोग किया है यहाँ पर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, लाखो उडियार सबसे पहले खोजी गई थी 1968 में। तो सबसे पहले खोजी गई उडियार या गुफा या रॉक शेल्टर उत्तराखंड का लाखो उडियार ही है। बाकी इसमें अगर हम देखें अल्मोड़ा में, ये अल्मोड़ा में जो और जगहें हमें मिलती हैं तो उनमें जो जगहें आएंगी उनमें क्या आएगा हमारा, एक आएगा हमारा पेटसाल और एक आएगा फड़का नौली। उत्तराखंड में ग्रुप सी के हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मतलब ये है कि इसमें आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जो जहाँ डिटेल में जाना पड़ता है, जहाँ डिटेल में जाना चाहिए वहाँ मैं आपको डिटेल में ले गया हूँ जहाँ आवश्यक है। पेटसाला और फड़का नौली इतनी आवश्यक नहीं है, बस आपको डेट पता होनी चाहिए। फड़का नौली 1985 की है और पेटसाला 1989 की है, मतलब इनकी खोज शुरू हुई थी। अब खोज करता थे यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल ने इनकी खोज की थी, ये इनके बारे में आता है। एक और आता है इसमें उत्तराखंड में कसार देवी। कसार देवी पहाड़ी पड़ती है अल्मोड़ा में, इससे भी बहुत सारे हमें रॉक शेल्टर मिले। कसार देवी पहाड़ी नॉर्मल क्वेश्चन में था कसार देवी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आंसर आएगा अल्मोड़ा। और एक और मिलती है यहाँ पर लोएथाप। लोएथाप को अगर गढ़वाली में आप चेंज करोगे तो गढ़वाली को खून को लोए बोलते हैं, है ना, कि लोए बगेगी, ऐसे इस तरह से बोला जाता है। तो वही लोएथाप है, लोए मतलब खून। इसमें इसी से आप याद रख सकते हो क्योंकि इसमें क्या लाल रंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको लोएथाप कहा जाता है। लाल रंग का प्रयोग किया गया है, यानी लाल रंग के चित्र यहाँ पर अंकित हैं। और लोएथाप ये ला से शुरू होता है, लाखो उडियार में ला से शुरू होता है। इन दोनों के बारे में विद्वानों ने लिखा है कि दोनों जो शेल्टर रॉक शेल्टर आपस में जैसा होता है ना कि कोई अगर
10 मंजिला मकान रहता है या 15 मंजिला मकान रहता है या 6 मंजिला मकान रहता है, तो उन दोनों के ऊपर की बालकोनी आपस में एक दूसरे को दिखाई देती है। ऐसे इन दोनों शेल्टर हाउस की जो थी बालकोनी थी आपस में एक दूसरे को दिखाई देती थी, यानी एक दूसरे को देख सकते थे। तीसरी बात, आखिरी बात, जितनी भी जगहें लाकोडिया, लोयथा, फड़कानौली, पेटशाला, जितनी भी जगहें हैं ये सब अल्मोड़ा में कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इसमें ये समझ सकते हो कि ये सब के सब क्या आपस में एक मोहल्ले के रूप में थे, जो एक दूसरे को जानते थे, पर इनको क्या है खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका पता नहीं था। इसे लगभग क्या है इनके जो चित्र हैं या जो पेंटेड मिले हैं वो लगभग सेम मिलते हैं। बाकी ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं मिलता, क्योंकि उत्तराखंड में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं। तो ये हमारे क्या कुमाऊं वाले क्षेत्र की चीज़ें हैं। इसके आगे हम कल अगली क्लास में गढ़वाल के उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको ज़्यादा बोरियत आएगी, इसलिए क्या है बाकी का वीडियो कल। जय हिंद, जय उत्तराखंड।